गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीदा खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, KKM कॉलेज जम्मू। मेरे आज के व्याख्यान का शीर्षक है 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तक घटना थी। इस क्रांति के बाद हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। सबसे पहला कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। सेना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का दमन करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस क्रांति में भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं ने अहम योगदान दिया था। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में भी परिवर्तन किया। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किए थे और अंग्रेज ये भली भांति समझ गए थे कि अगर दोबारा ये स्थिति उत्पन्न हुई तो भारत से उनका शासन समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण शुरू किया। 1857 की इस महान क्रांति को विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। केमालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सीले जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। LER रीच ने इसे धर्मांधों के विरुद्ध ईसाइयों का संघर्ष कहा है। बेंजामिन डिज़रेली, जो ब्रिटिश अनुदारवादी दल के नेता थे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। RC मजूमदार ने इसे न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम कहा है। BT सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू जरूर हुआ था, लेकिन इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। पहली बार ब्रिटिश शासन को राजनीतिक एवं सैनिक चुनौती दी गई थी। आखिर इस क्रांति के होने के पीछे क्या कारण थे? क्यों यह क्रांति शुरू हुई? किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। 1857 की क्रांति के लिए भी बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों को हम मोटे तौर पर 6 भागों में बांट सकते हैं। राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण। सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे।
राजनीतिक कारणों के तहत हम देखते हैं कि इस क्रांति के लिए ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति जिम्मेदार थी। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक लगभग सभी ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए साधनों के औचित्य एवं अनुचित की परवाह न करते हुए कहीं बल कहीं छल से अधिकाधिक भारतीय राज्यों एवं रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। सर चार्ल्स नेपियर ने यह घोषणा की थी कि यदि मैं 12 वर्षों के लिए भारत का सम्राट होता तो किसी भी देशी नरेश का अस्तित्व शेष न रहता। अंग्रेजों की इस नीति से भारतीय शासकों में असंतोष होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने अधिकाधिक भारतीय राज्यों का विलय करने के लिए राज्य हड़प नीति का सहारा लिया। उसने पुत्रहीन भारतीय राजाओं को पुत्र गोद न लेने की अनुमति देकर अथवा उसके द्वारा गोद लिए गए पुत्रों के उत्तराधिकार को स्वीकार न करके कई राज्यों का अपहरण किया, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट आदि अनेक राज्यों को उन्होंने इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसकी इस नीति से न केवल संबंधित शासक बल्कि उन राज्यों के सामान्य जनता में भी ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लॉर्ड डलहौजी ने यहां तक अनेक शासकों की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन एवं उपाधियों पर उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार को भी नकार दिया। कर्नाटक और तंजौर के शासकों की उपाधियां और पेंशन समाप्त कर दी गई। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा की पदवी एवं पेंशन से वंचित कर दिया गया। उसकी इन नीतियों से नाना साहब जैसे व्यक्ति ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाते हुए फरवरी 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। नवाब
का प्रशासन भंग कर दिए जाने से उन पर आश्रित दरबारी, कुलीन, अधिकारी बेकार हो गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 21,000 तालुकदारों की जागीरें अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि अवध असंतोष के एक विशाल केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट कारण है मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक बर्ताव। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का बर्ताव असम्मानजनक एवं अनादरपूर्ण था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को भेंट एवं उपहार देना बंद कर दिया और कुछ समय बाद सिक्कों पर से उनके नाम हटवा दिए गए। लॉर्ड एलिनबरा एवं लॉर्ड डलहौजी ने तो सम्राट को राजमहल, किले एवं उपाधि से भी वंचित कर देने की योजना बना डाली। इन सब के परिणाम स्वरूप अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए और उसकी प्रजा जो विशेषतः मुसलमान जो उसका अत्यधिक सम्मान करते थे, वे अपने सम्राट के अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। दूसरा है प्रशासनिक कारण। इस विद्रोह के लिए बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी उत्तरदायी थे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश शासन था उसका स्वरूप हमेशा विदेशी ही बना रहा। उन्होंने कभी भी भारत को या भारत के लोगों को अपना नहीं समझा। उनके लिए भारत केवल और केवल सोने की चिड़िया थी, यानी केवल और केवल यह धन अर्जन का एक साधन था। उन्होंने भारत को कभी भी अपना देश नहीं समझा। इसके पूर्ववर्ती जो विदेशी शासक हुए, उन्होंने उच्च वर्गीय भारतीयों से सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर स्वयं को देश और समाज का अभिन्न अंग बना लिया था। किंतु अंग्रेज हमेशा ही विदेशी ही बने रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता कभी भी उन्हें अपना शुभचिंतक के रूप में नहीं देखती थी। दूसरा है भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। ब्रिटिश सेवाओं से, चाहे वो सैनिक सेवा हो या असैनिक सेवा, इसमें उच्च पद अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व थे, यानी उच्च पदों पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। भारतीयों में कितनी भी योग्यता, कितनी भी क्षमता हो, उन्हें निम्न पद ही दिए जाते थे। सैनिक सेवा में एक भारतीय को प्राप्त होने वाला सबसे उच्च पद सूबेदार का था और असैनिक सेवाओं में भारतीय केवल सदर अमीन के पद तक ही पहुंच सकते थे। उनकी इस नीति से
योग्य भारतीयों में असंतोष पनपने लगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में जो न्याय व्यवस्था स्थापित की थी उसमें भी कई खामियां, कई दोष थे, जैसे अनुचित विलंब, खर्चीला होना, निष्पक्ष निर्णय के अभाव, धनी और शक्तिशाली व्यक्ति प्रायः झूठे गवाह खरीदकर निर्णय अपने पक्ष में कर लेते थे। अतः लोगों के मन में अंग्रेजों द्वारा स्थापित इन न्याय व्यवस्था पर भी कोई विश्वास नहीं था। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। इस क्रांति के लिए बहुत सारे आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे। इसमें सबसे पहला जो है वो है धन का निष्कासन। अंग्रेजों का उद्देश्य केवल और केवल भारत से अधिकाधिक धन प्राप्त करना और उसे अपने स्वदेश यानी ब्रिटेन भेजना था। अंग्रेज अधिकारियों का जो उद्देश्य था वो था वेतन, उपहारों एवं भेंटों के रूप में अधिकाधिक धनराशि लेकर स्वदेश चले जाना। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था उसमें देश के कुल राजस्व का लगभग 1/3 भाग खर्च हो जाता था। इस प्रकार विशाल मात्रा में पूंजी का बहिर्गमन हुआ और जिसका सीधा सीधा परिणाम भारत की दरिद्रता के रूप में सामने आया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन ने अपनी नीतियों के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्रभुत्व की स्थापना के पूर्व कताई बुनाई राष्ट्रीय उद्योग थे और देश की बहुसंख्यक जनसंख्या की आजीविका का साधन थे। किंतु ब्रिटिश शासन के लिए भारत केवल और केवल कच्चे माल का साधन था और तैयार माल की बिक्री के लिए एक बाजार था। कंपनी ने जो वित्तीय नीतियां अपनाई उसके फलस्वरूप भारत के जो बाजार थे उसमें विदेशी माल यानी ब्रिटिश माल भर गए और भारतीय जनता की आजीविका के साधन छिन गए। ब्रिटेन की मुक्त व्यापार की नीति से भी भारत का विदेशी व्यापार पतन की ओर बढ़ने लगा। इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि भारत इंग्लैंड को पालने के लिए दुधारू गाय बन गया और उसके अपने बच्चे धीरे धीरे भूखों मरने लगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भू राजस्व की जो दरें थी वो अत्यधिक ऊंची थी। न केवल भू राजस्व की दरें अधिक थी बल्कि भू राजस्व के संग्रह का जो तरीका था वो भी अत्यधिक कठोर था।
करों के भुगतान न किए जाने की स्थिति में भूमि की बिक्री के नियम ने किसानों को बर्बादी और तबाही की ओर ढकेल दिया। इन सब का परिणाम हम देखते हैं कि 1770 और 1857 की अवधि में देश में 12 बड़े और अनेक छोटे छोटे अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके अलावा कंपनी ने अपनी आय की वृद्धि के लिए इनाम में प्राप्त जागीरों को भी छीनना शुरू कर दिया। इस उद्देश्य से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ऐसी सभी लगान मुक्त जागीरों का सर्वेक्षण करवाया जो भूतपूर्व भारतीय शासकों द्वारा पुरस्कार, दान आदि के रूप में दी गई थी। जो व्यक्ति जागीर से संबंधित उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, उनकी जागीरें छीन ली गई अथवा उन पर भूमि कर लगा दिया गया। इस दिशा में लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में भूमिपतियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की जांच पड़ताल के लिए इनाम कमीशन की नियुक्ति की, जिसने केवल 5 वर्ष की अवधि में ही लगभग 21,000 पैतृक जागीरों को जब्त कर लिया। सरकार की इस नीति से जमींदार वर्ग का अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होना स्वाभाविक था। चौथा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इस क्रांति के पीछे बहुत सारे सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे। इसमें सबसे पहला जो है वो है भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार। अंग्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी से ग्रसित थे। वे अपने आप को